पाडर मचेल में एक बार फिर से पाडर मचेल के सभी दर्शकों का स्वागत है। पाडर मचेल जनता के हितों का ताबेदार एक बार फिर से आपके समक्ष और रूबरू हो रहा है एक नए इंटरव्यू के साथ, जिसमें आज हमारे पास बात करने के लिए हैं श्री राजकुमार जी, जो भारतीय संविधान द्वारा दी गई पावर्स, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा जो है मिसाल दुनिया के अंदर माना जाता है भारत देश। उनके जो है लॉज़ और रूल्स के हिसाब से अक्सरियत में जब ये आए एज़ ए सरपंच पीआरआई बन करके पिछले लगभग 4 वर्ष पूर्व इलेक्शन जो हुए थे उसमें गंधारी कह लें या ऑफ़िशियली हम लीगली कहें तो तुन पंचायत के नाम से जाना जाता है, लेकिन यूजुअली लोगों में ये फ़ेमस है या प्रसिद्धि इस एरिया को दी जाती है गंधारी के नाम से। जी हाँ, गंधारी कुदरत की वादियों में बसता हुआ एक ऐसा गाँव या एक ऐसा हैमलेट या एक ऐसी पंचायत हम अगर कहें कि जहाँ पर कुदरत ने इतनी बेशकीमती चीज़ों से इसे नवाज़ा है, चाहे वो मेडिसिनल वैल्यूज़ प्लांट्स की हों, चाहे वो झरने और दरिया और रिच वाटर रिसोर्सेज़ की बात करें, ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से भी एक पहाड़ आता है, एक जंगल आता है और ओवरऑल हम कहें तो लोग भी वहाँ के बड़े ही मनभावने और बहुत प्यारे लोग हैं। जी हाँ, गंधारी और तुन पंचायत ये एक ऐसी पंचायत है जो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो है आखिरी जो एडजॉइनिंग एरिया जो हमारे पाडर का लगता है, पाडर सब डिवीज़न का हिमाचल स्टेट के साथ, तो गंधारी आखिरी वो पड़ाव है, गंधारी आखिरी वो पंचायत है, गंधारी के लोग आखिरी वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। अदरवाइज़ ये भी कहा जाता है कि गंधारी के लोग या तुन पंचायत के लोग जो हैं उनकी वेशभूषा, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, वो सभी सभ्यता के रूप से जो है वो मेल खाता है 99% हिमाचल के साथ और बहुत ही प्यारा उनका ड्रेस रहता है और बहुत ही उनके रीति-रिवाज भी वैसे ही रहते हैं। जी हाँ, उन्हीं लोगों की आवाज़ बन कर के आज हम बात करेंगे सरपंच साहब राजकुमार जी से, जो अपने पूरे 6 गाँवों के जो है उनके हवाले से हमारे दर्शकों से रूबरू होंगे। सरपंच साहब बहुत-बहुत मुबारक हो आपको, आपके 4 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं लगभग और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से और गंधारी पंचायत या तुन पंचायत के लोगों से? जी, भीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अपना अपना कीमती समय जो दिया, हमें अपनी बात रखने का और इलाके की मुश्किलात को आगे उजागर करने का जो आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद पाडर मचेल का और आपका। तो लगभग 4 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, लेकिन इलाके में वैसी तो मुश्किलातें बहुत थी, कुछ में से कुछ हमने काफ़ी हद तक हल करने की कोशिश की। चलिए मैं इसको एक दूसरे हिसाब से पूछता हूँ कि दर्शकों कहा ऐसा जाता है कि 80s और 85s या 90s हम कह लें उस दौर में बेसिक जो सुविधाएँ मूलभूत जो सुविधाएँ रहती थी, हमारे भारत के अंदर आज़ादी के बाद की जो है जब हम प्रोग्रेस और डेवलप जो कर रहे थे, तो कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान ये जो 3 चीज़ें हैं, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है कंसिडर की जाते हैं। लेकिन अब चूँकि 21वीं सदी है और 2022 जो है आधा लगभग बीत चुका है, आज की डेट में आधुनिक युग के साथ अगर जुड़ना है तो आज की जो नीड्स हैं रोटी कपड़ा मकान को छोड़ करके उससे प्रोग्रेस करके और अब वो पहुँच चुकी हैं कुछ इस तरीके से कि अब हमें सबसे पहली बेसिक चीज़ चाहिए होती है हेल्थ, सेहत सुविधा का ध्यान रखा जाए किसी भी इदारे में जो है या किसी भी एरिया में जो ये बेसिक चीज़ मानी जाती है। दूसरा इज़ एजुकेशन साक्षरता, एजुकेशन और तीसरी जो है कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी वो मेन चीज़ है, हम रोड कनेक्टिविटी की ही सीधा बात करते हैं और फिर उसके हवाले से जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी भी आ जाती है, हर चीज़ की कनेक्टिविटी रोड लगभग हर एक चीज़ को लेकर के आती है। तो सर किस तरीके से आप देखते हैं इन 4 सालों के अंदर क्या-क्या आपकी जो है प्रोग्रेस रही है और क्या-क्या आपने अपने पंचायत के लिए किया है? ख़ासकर इन 3 चीज़ों के बारे में बात करें एजुकेशन, हेल्थ और रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से कहाँ पर आप अपने आप को देखते हैं इन 4 साल के कार्यकाल में? जी, भीम जी, सबसे पहले तो मैं इन सब चीज़ों का मेन जो बिंदु है वो रोड कनेक्टिविटी है। रोड के जहाँ तक सवाल है ये आज से 10 साल पहले सैंक्शन हुआ था। अच्छा, 2 बार इसका टेंडर भी कॉल हुआ जब अच्छा। तब सरकार और थी। लेकिन फॉरेस्ट क्लीयरेंस ना मिलने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ नहीं बढ़ पाया। पाया। लेकिन जो ही हमारी पंचायत बनी, पंचायत बनने के बाद हमने कोई 2 महीने 3 महीने बाद हम पूरी पंचायत को लेके सत्यपाल मलिक जी अपने गवर्नर, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली लेफ्टिनेंट साहब, नहीं गवर्नर थे तब गवर्नर। वो, उनके पास गए। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारी बात बड़ी उसमें संज्ञान लिया और चीफ कंज़र्वेटर को यहाँ हमारे रोड पे भेजा और उसी दौरान वो क्लीयरेंस हमें मिली और दस्ती काम शुरू हुआ। रोड का जहाँ तक है सवाल है कि ढाई किलोमीटर रोड जो बना है
और समझो वहाँ 2 किलोमीटर रॉक है, जिसमें ठेकेदार आजकल जो काम छोड़ के चला गया है, उसका भी फ़ॉल्ट है कि वो काम नहीं कर पाया। लेकिन उसकी मशीनें हमने यहाँ सीज़ करवाई थी, लेकिन अब वो कोर्ट से रिलीज़ करके ले गया है। लेकिन हम डीडीसी साहब के साथ मैं पीछे चीफ इंजीनियर साहब के पास गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका जल्दी रीटेंडर करवाएँगे। जी हाँ, बहुत ही अहम मुद्दा है ये, गंधारी रोड की बात कर रहे हैं हम। बेसिक मूलभूत सुविधा यही वो चीज़ है जिसके बारे में पीआरआईज़ जो हैं हर समय जो है अग्रसर रहते हैं और फुल अपनी कोशिश करते हैं किस तरह से रोड पहुँचाए जाएँ। लगभग पाडर के अंदर हर एक गाँव को रोड से कनेक्ट किया गया है। काम चल भी रहा है, किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से कहीं न कहीं रोडें रुकी हुई है। बात करते हैं गंधारी रोड। आज से 1 डेढ़ महीना पहले की सर हम बात करते हैं। महिला मंडल जो है वहाँ का गंधारी का लगभग 150-200 के आस-पास जो है महिलाएँ अपना डेली मर्रा का जो रोज़गार या जो काम अपना छोड़ कर के गुलाबगढ़ की सड़कों, मरकज़ की सड़कों पे हमको जो है मिली, और हमने ये भी देखा कि आपकी धर्मपत्नी जी भी उनके साथ थी। तो उसमें क्यों उन लोगों को ज़रूरत पड़ी रोड पर आने की, और ऐसी क्या चीज़ थी कि वो सरपंच साहब उनके एड्रेस नहीं कर पाए? अगर तो वो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ यहाँ पर आए, तो इसका मतलब है आपके उनके बीच का कुछ गड़बड़ या तालमेल नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी सहमति से यहाँ पर आए, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या आश्वासन सरकार ने दिया? डीसी साहब भी यहाँ पर आए, मुझे लगता है एक्सीएन साहब कर को लेकर के आए। फिर उसके बाद लगभग 6 महीना बीत चुके हैं, फ़रवरी से बंद कर दिया है। क्या रीज़न है कि वो काम नहीं चल पाया, और अभी करंट प्रोसेस में हम कहाँ पर पहुँचे हैं उसको दोबारा रीटेंडर करने के लिए? अगर टेंडरिंग दोबारा हो चुकी है तो कौन-कौन वहाँ पर आया, नया डीपीआर बनेगा, नहीं बनेगा? और सबसे मेन चीज़, वो बंदा तो चला गया, ठेकेदार चला गया, उसके खिलाफ क्या एक्शन आपने लिया? क्योंकि सीडीआर जो होता है, क्या वो सीडीआर ज़ब्त किया गया? क्या उसको ब्लैकलिस्ट किया गया? और क्या डिसिप्लिनरी एक्शन आपने उसके अगेंस्ट जो है लिया है? जी, भीम जी, जहाँ तक महिला मंडल का सवाल है, उनका यहाँ आना, कहीं न कहीं मुझे पता था, लेकिन मेरी सेहत ख़राब थी, इस वजह से मैं यहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन उसमें सब लोगों का एक सहयोग था कि वहाँ एक चीज़ है कि महिला मंडल मैंने ही वो हर गाँव में बनवाया था, इसलिए कि साफ-सफाई के लिए और नशा मुक्ति के लिए वो वहाँ महिला मंडल हर गाँव में 4 महिला मंडल बने। लेकिन वहाँ सबका आना इसलिए ज़रूरी हुआ था कि वहाँ उनकी मीटिंग है, कोई भी काम करना कि अगर किसी की मर्ज़ी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। लेकिन वो महिला मंडल जो यहाँ आया, उनको डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया था कि हम इसको जल्दी से जल्दी शुरू करवाएँगे। उसके बाद हम जम्मू गए, जहाँ तक चीफ इंजीनियर का सवाल है, उन्होंने कहा कि हमने जी ठेकेदार को 1.5 करोड़ की पेनल्टी की है, और उसने अब लिख के दिया फ़ोरक्लोज़ के लिए कि अब मैं काम नहीं कर सकता और इसका हम जल्दी से जल्दी टेंडर करवाएँगे। जी हाँ, बात करते हैं सभी लगभग पीएमजे-जीएसवाई रोड्स की, कि फ़ेब और मार्च के बीच में डीसी साहब, डीएम साहब ने यहाँ पर दरबार भी लगाए थे, जिसके अंदर मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि जितनी भी पीएमजीएसवाई रोड्स हैं, उनका मुझे वीकली स्टेटमेंट, वीकली रिकॉर्ड दिया जाए, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाए। वो सब रिपोर्ट्स क्या आप दे रहे थे? और अगर दे रहे थे, तो फिर कहाँ पर वो चीज़ रह गई कि उसको अचानक से अपने बंदे और मशीनें लेकर के भागना पड़ा? कहीं न कहीं तालमेल की कमी थी, या क्या एक्चुअल पॉइंट पे हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। क्योंकि गंधारी और तुन पंचायत एक बहुत बड़ा जो है इलाका है, जहाँ पे बता दें अपने दर्शकों को कि भटवास, चग, मुट्ठल, ये 3 ऐसे गाँव हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। फिर उसके बाद जो बुद्धिस्ट 3 विलेजेज़ हैं, जिसमें इलिहा हम कह लें, खजरेणी कह लें, और लास्ट में जो है तुन आता है। तो ये बहुत सारे लोगों को ये सवाल, लोग ये जानना चाहते हैं सरपंच साहब, कि कहीं न कहीं तो ढील आपकी तरफ से रही, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रही, या फिर ये साजिश थी आपके खिलाफ? गंधारी के लोगों को पिछड़ा हुआ ही देखते रहना चाहते हैं। कहाँ पर क्या कमी हुई कि जो वो भागना चाहता था? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें? क्या वो कम परसेंटेज पे उन्होंने ठेका उठाया? एक्चुअल रीज़न हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्यों वो भागा? और अगर वीकली रिपोर्ट डीसी साहब को दी जा रही थी, तो फिर क्यों पकड़ नहीं पाए हम उस कमज़ोरी को? भीम जी, सबसे मैं तो समझता हूँ कि जो आज का सिस्टम है, फ़ॉल्ट उस ठेकेदार का है जो वहाँ जम्मू बैठ के एसी में बैठ के जो टेंडर डालता है। उसको साइट का पता नहीं होता, साइट कैसी है, वहाँ रॉक है, मिट्टी है, लेकिन जो एसी में बैठ के वो टेंडर पहले ही उसने 15% बिलो में डाल दिया, उस पे सबलेट कर दिया। तो ले दे के 50% पे उसने काम करना था, और वो नामुमकिन था। मैं तो कसूरवार पहले तो उस ठेकेदार को मानता हूँ, जो बिलो डालता है और अपने एसी में बैठ के तो टेंडर डालता है। मैं कहता हूँ जो भी ठेकेदार आए, उससे पहले साइट चेक करे, और साइट कैसी है तब टेंडर डाले।
अक्सर ये होता है कि बीच में ठेकेदार टेंडर डालता है, जब मर्जी आए उठ के चला गया। यही हाल है, कई बिल्डिंगें छोड़ दी, कई और काम छोड़ दिए, क्योंकि उनको जहाँ तक 12 होता है वहाँ तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। यही रोडों का भी यही मसला हुआ कि उन्होंने बिलो डाला था, जब तक इनकी चला तो 2 ढाई किलोमीटर बना और बाद में छोड़ गए। यही हाल है, बाकी रोडों का भी देखो बंद पड़े हैं। इसलिए मैं डिपार्टमेंट पे का भी इसमें दोष मानता हूँ कि वो उनको टाइट करो, उनको नकेल कसो कि जो भी है उसको ब्लैक लिस्ट करो कि दोबारा वो इस टेंडर में हिस्सा ही नहीं ले सके। डीसी की स्टॉल की बात करते हैं, अशोक शर्मा जी, क्या उन्होंने आपके साथ पूरा कोऑपरेट इसमें किया डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के अगेंस्ट? वो क्या कहते हैं, या आप उन्हें भी कहीं न कहीं ज़िम्मेवार ठहराते हैं कि उन्होंने भी कहीं न कहीं इग्नोरेंस दिखाई है? नहीं, नहीं, मैं समझता हूँ कि डीसी साहब ने जब से ये हमारा ये प्रोसेस चला, बंद काम था, उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने संज्ञान लिया। और जिस दिन ठेकेदार की मशीनें हमने यहाँ सीज़ करवाई थी, रात के 12 बजे यहाँ से डीडीसी साहब ने उनको फ़ोन किया और उन्होंने उस वक़्त एसएचओ साहब को फ़ोन करके ये सारा किया। डीसी साहब बिल्कुल हमारे साथ हैं, उन्होंने हर चीज़ में हमें साथ दिया। ठीक है, आगे अभी करंट स्टेटस इसका क्या है सर? कब तक गंधारी और तून पंचायत के लोग जो हैं रोड का काम सुचारू रूप से चलता हुआ देख सकते हैं? क्योंकि अपने सरपंच से उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आपके कार्यकाल के अंदर ही ये मसला सुलझेगा, और वो भी जो है उन्हें अभी हमने अपने दर्शकों को बता दें कि पीछे हमने एक वीडियो ऐसा देखा था जो मन को छलनी करने वाला वीडियो था, जो भारत की वो एक तस्वीर दिखाता है जिसमें हम आज़ादी के बाद आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज भी गरीबी और जो है भुखमरी या इग्नोरेंस या फैसिलिटेशन, लैक ऑफ थिंग्स जो है वो आज भी नहीं है। कि हमने देखा कि एक मरीज़ को 16 किलोमीटर का एक लॉन्ग स्ट्रेच टफ टेरेन से होते हुए, पगडंडियों से होते, कच्चे रास्ते से होते हुए जो है उसे कंधे पे उठा करके एक मरीज़ को जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर्स में पहुँचाया गया। वो लोग जानना चाहते हैं सर, कब तक उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और वो एक आधुनिक युग के साथ जुड़ पाएँगे? नहीं, हम तो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। पीछे भी हम हफ़्ता पहले जम्मू गए थे, लेकिन उन्होंने चीफ़ इंजीनियर साहब ने कहा था कि मैं 15 दिन में ये टेंडर प्रोसेस करूँगा। जी, क्या 15 दिन में हुआ सर? नहीं हुआ, 15 दिन अब हुए। आपका अगला स्टेप क्या है? 2 दिन पहले भी हमने फ़ोन किया था कि उन्होंने कहा हम इसको जल्दी कर रहे हैं। क्या आप अपने पीआरआईज़, पंचेज़ और सरपंचेज़ को लेकर के और अपने डीडीसी, बीडीसी जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है हम कहेंगे यहाँ के, क्या उनके साथ आपका प्रोटेस्ट और एहतजाज करने का कोई प्लान है, या आप ऐसे ही चलने वाले हैं? नहीं, नहीं, यही हम उनको टाइम दे रहे हैं कि 10-15 दिन में अगर ये मसला हल होता है, तो ठीक है, वरना हम तो प्रोटेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारी पूरी पब्लिक तैयार है। और डीडीसी साहब ने भी कहा कि हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, और बीडीसी साहब ने भी कहा कि हम इसमें प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए, फिलहाल रोड के मसले में सरपंच साहब कार्यरत हैं और आश्वासन ये दे रहे हैं कि 10-15 दिनों के अंदर-अंदर गंधारी रोड का निवारण जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। अदरवाइज़ 10-15 दिन के बाद हम फिर इनसे रूबरू होंगे और फ़ॉलो-अप लेंगे कि हमारी जनता जो है अब फिर से आपसे सवाल पूछ रही है। बात करते हैं सर एजुकेशन सिस्टम की। मैं समझता हूँ मिडल स्कूल एक अपना मुट्ठल के अंदर है, और प्राइमरी स्कूल लगभग पूरे गंधारी में देखूँ तो 4 जगह जो है स्कूल्स हैं। अटैचमेंट ऑफ टीचर्स इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। हमारे सोर्सेज़ के मुताबिक हमें ये जानकारी मिली कि वहाँ के लोकल टीचर, आरईटी स्कीम ही वो थी, रहबरे तालीम वो थी कि हैमलेट और उस लोकल विलेज से बंदे को वहाँ पर लगाया जाए, ताकि कभी मिड डे मील अगर ख़त्म हो जाती है, पीछे से फंड्स ना आएँ या कुछ भी हो सकता है, तो लोग वो लोकल अपने लोकल बच्चों को, मामा, ताया, चाचा के बच्चों को वो है स्टोर से उधार करके अपने पैसे दे करके भी उन्हें मिड डे मील दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि गंधारी से कुछ लोकल टीचर्स वहाँ से, हालाँकि आरईटी टीचर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, उसके बावजूद हमने देखा कुछ टीचर्स यहाँ पर जेडीओ ऑफिस में भी आगे पीछे अटैच हैं। आप उनकी डिटैचमेंट को लेकर के क्या कर रहे हैं? और अगर वो यहाँ पर अटैच हैं, और हमने ये भी देखा है कि लैक ऑफ स्टाफ सर लगभग पूरे पाडर के अंदर है। स्कूल के अंदर टीचरों की सैलरी तब तक रिलीज़ नहीं होती है जब तक एक सरपंच उनके अटेंडेंस पर साइन नहीं करता है। क्या आप इसके अंदर पूरा इसका संज्ञान ले रहे हैं, और क्या उनकी सैलरी रिलीज़ होने से पहले आपको पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता? जी, पूछा जाता है, लेकिन हम जेडीओ साहब जो रिटायर हो गए, उनसे हमने बात की थी। लेकिन जो दूसरे जेडीओ साहब आए, उनसे अभी बात उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं, 1-2 बार हम गए थे। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का सिस्टम ही खराब है। पहले वहाँ से हेडमास्टर को हटाया, दोबारा हेडमास्टर दिया ही नहीं। दिया ही नहीं सर, कब से नहीं है वहाँ पर हेडमास्टर? कम से कम 8 साल हो गए, हेडमास्टर है ही नहीं। जी सर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा कंसर्न बहुत है। ये नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ कि जहाँ जिस फ़ौज में अगर कमांडर नहीं है, तो फ़ौज चलने वाली नहीं बिल्कुल है। सर। मैं समझता हूँ कि हेडमास्टर वहाँ होता, तो सब टीचरों पे वो कमांड करता। इसको लेकर के सर आपने कितनी बार डिपार्टमेंट्स के दरवाजे खटखटाए,
या 8 सालों के भीतर, चलिए आपके कार्यकाल को 4 ही साल हुए, लेकिन उससे पहले भी आप एक वेटरन पॉलिटिशियन हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इसके बारे में आपने क्या वो स्टेप्स लिए हैं, जनता ये जानना चाहती है। जी, बहुत ज़्यादा हमने हर बार कम से कम सर्दियों में डायरेक्टर साहब से हम 3-4 बार मिले। बस आज देंगे, कल देंगे, लेकिन अभी तक वो हेडमास्टर नहीं दिया। लेकिन बार-बार मिलने से सीओ साहब से भी मिले, डायरेक्टर साहब से आए, अब सीओ साहब के कॉम्पिटेंसी में तो नहीं आता शायद। तो डायरेक्टर साहब ने बहुत अनुराधा गुप्ता थी शायद तब। जी। तो बहुत बार मिले, लेकिन हेडमास्टर अभी तक नहीं आ पाया। अच्छा, आजकल ये आप सुनने में आया 2 टीचरों को वहाँ से ट्रांसफ़र किया है और वापस वहाँ 2 टीचर कोई नहीं दिया है। बस ये बदकिस्मती है कि आप वहाँ से उठाते जाओ, वापस नहीं दो। इसमें इसके बारे में आप सीओ साहब से मैं जाके बात करेंगे हम कि ऐसे क्यों हो रहा है। अटैचमेंट ऑफ टीचर्स के बारे में कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, और क्या आप वो कदम उठाने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में कि उनको डिटैच करके जो है वापस वहाँ पर रखा जाए? बिल्कुल सर, इसमें हम जेडीओ साहब से भी बात करेंगे और सीओ साहब से भी कि हमारे जो भी टीचर हैं उनको वहाँ डिटैच किया जाए, ताकि वहाँ स्कूल सुचारू रूप से चलते रहें। सर 8 साल से वहाँ पर हेडमास्टर नहीं, ये सुन के तो हमें बहुत ही अचंभित लग रहा है। क्या कड़ा स्टेप आप उठाने जा रहे हैं? पहले तो आप हमें ये बता दीजिए सीधा-सीधा किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और किसको ज़िम्मेवार ठहराते हैं इसके लिए? इसमें मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर इसमें दोषी है, क्योंकि उसने उसने कहा था कि हमारे पास अभी टीचर मास्टर ग्रेड नहीं है। जो ही होते हैं तो हम वहाँ से उठाया, इश्तिहारी में हमारे हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ये इश्तिहारी से भी रणबीर हेडमास्टर थे, उनको भी वहाँ से उठाया, तब से इश्तिहारी में भी हेडमास्टर नहीं है। लगभग हर जगह हर यही जगह हालत का है। यही हाल है कि तो ये सीरियस नहीं है एजुकेशन के बारे में। लेकिन सरपंच साहब, अ, हमें माना कि अंधेरा बहुत घना है लेकिन दीप जलाना कहाँ मना है। हम उम्मीद ये करते हैं आपसे, या वो लोग जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, वो बूढ़े-बुज़ुर्ग जिनको कमर या पीठ पे उठा करके भी आपके पक्ष में जिन्होंने वोट दिया और आपको विजयी बनाया, जनता जनार्दन मैं समझता हूँ कि ये भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। उन लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपने अगर कोई प्रोटेस्ट किया होता, कोई टायर जलाए होते रोड पे या अनशन पे बैठे होते, मैं समझता हूँ ये चीज़ आज तक कामयाब हो जाती। लेकिन कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि आप भी दूसरों के साथ ही वही चाल चल रहे। थम के अंदर हमने स्कूल की हालत देखी, पलाली के अंदर स्कूल की हालत देखी। तो हम आपसे ये चाहते हैं कि आगे आप क्या कड़ा स्टेप उठाने जा रहे हो और क्या डेडलाइन आप देंगे कि इतने दिनों के भीतर-भीतर मैं इसका कुछ निवारण करता हूँ, जनता ये जानना चाहती जी, वही हम इस उम्मीद में रहे कि आज ना कल हमारी बात को हाई लेवल सुनते रहे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगले 15-20 दिन में अगर नहीं होता, तो हमने फिर से प्रोटेस्ट, पीछे जैसे महिला मंडल आए थे, इस बार बहुत सारा बड़ा प्रोटेस्ट होगा अगर अगर हमारा ये मसला हल नहीं होता। टीचरों को अगर वापस नहीं किया जाता या उनके जगह दूसरे टीचर नहीं भेजे जाते, तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, या जो अटैच है उनको डिटैच नहीं किया जाता। जी हाँ, सीधी-सीधी थ्रेट कह लें, वार्निंग कह लें, जो भी मेरे दर्शक पाडर मचेल के हमारे दर्शक जो भी समझना चाहें, सरपंच साहब का ये सीधा-सीधा कहना है कि आई विल हिट द रोड अगेंस्ट दीज़ पीपल who are culprits, who should be held accountable for this and should be held answerable for this, ऐसा इनका कहना है। आइए इससे हट करके सर बात करते हैं हम हेल्थ केयर सिस्टम की। वहाँ पर कहाँ-कहाँ डिस्पेंसरीज़ और सब सेंटर्स हैं, क्या वो प्रॉपर्ली फंक्शनल हैं या नहीं हैं? जी, भीम जी, वहाँ न्यू टाइप ऑफ पीएचसी है। कहाँ पर है सर ये? ये चक में है। चक में। जी, जी। वहाँ डॉक्टर एक अपॉइंट हुआ है, लेकिन अभी तक वो डॉक्टर जॉइन नहीं नहीं आए। किया है। ठीक है। कश्मीर से हैं, बिलॉन्ग करते हैं वो। जी। लेकिन उसके अलावा 3 स्टाफ जो है वो वहाँ वो ड्यूटी मेरे पे। ख्याल से लोकल स्टाफ है। लोकल नहीं, यहाँ एक कब्बन के हैं, हुँ। एक करथई की है लेडीज़, और एक लड़का वहाँ का है। अच्छा। तो आपके हिसाब से वो ड्यूटी वो देते ड्यूटी हैं, देते हैं। देते हैं वो, मतलब सिंसियरली ड्यूटी बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल वो देते हैं। तो डॉक्टर को अभी तक मैंने बार-बार ये सीएमओ साहब से भी कहा, लेकिन वो उनका कहना है कि नहीं जी, वो गंधारी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो इतने दूर से आए हैं, अगर गंधारी भेजेंगे वो रिज़ाइन कर देंगे। अच्छा। हाँ। तो मेरे ख्याल से उसे रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब इ इस बारे में आपने क्या कहा? जनता जानना चाहती है कि अफ़सर आगे से अफ़सरान वाला जो सरकार द्वारा चयनित किए गए हैं, मुलाज़िम लगाए गए हैं, वो कहते हैं हम रिज़ाइन कर दो, और सीएमओ का ऐसा कहना। इसके बारे में आपने क्या किया फिर से? नहीं, आप उनको भी उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, अगर यहाँ से भेजा, वो रिज़ाइन कर देगा तो इससे अच्छा यहाँ चल रहा है। लेकिन मैंने उनसे परसों भी यहाँ ब्लॉक दिवस था,
वहाँ कहा है बीएमओ साहब को कि हमारे डॉक्टर को फ़ौरन भेजा जाए। ये भी एक चिंताजनक विषय है कि जब हमें मुलाज़िम कोई चाहिए होता है, हम उसकी कंप्लेन करते हैं, ड्यूटी पे नहीं आता है, तो आगे से अफ़सरान वालाओं का सीएमओ साहब का जैसे ने कहा कि वो रिज़ाइन कर देगा। हमने इसके बारे में खुद भी जाँच-पड़ताल की है, सुनने में ये आया है कि एक्स एमएलसी या एमएलए के बेटे हैं वो जो भी वहाँ पर डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं और उनकी सीधे-सीधे धमकी ये हेल्थ डिपार्टमेंट को है, अगर आप मुझे मेरी ओरिजिनल पोस्टिंग गंधारी में भेजते हैं, तो मैं इस जॉब से रिज़ाइन कर दूँगा। अब सरकार कितने बैक फुट पे चल रही है या मैं कहूँ कि हमारे हेड ऑफ़ द समाज के जो लोग यहाँ पर हैं, वो भी कितने बैक फुट पे चल रहे हैं कि वो इस बात से कूप अप नहीं कर पा रहे हैं, ना तो वो उसका कोई तबादला करवा पाते हैं और ना ही उस बंदे का रिज़ाइन करवा पाते हैं। ले दे के सफ़र हमें करना है, ले दे के सफ़र आपको करना है, ये आज के बदलते भारत की तस्वीर है। चलिए सर बात करते हैं दूसरे सब सेंटर्स की। हर एक सब सेंटर के अंदर डिस्पेंसरी के अंदर लगभग एक जो है फार्मासिस्ट आज की डेट में होता है, 1-2 फीमेल मल्टीपर्पज़ होती है। अक्सर हमने देखा कि फीमेल मल्टीपर्पज़ जो होती हैं, जो लोकल होती हैं, वो तो रहती हैं। क्या आपके सभी डिस्पेंसरीज़ में फार्मासिस्ट वहाँ पर अवेलेबल हैं या मेडिकल असिस्टेंट कोई भी अवेलेबल है? वहाँ एक फार्मासिस्ट है, एक फीमेल वर्कर है और एक मेल, अच्छा, तीनों सभी डिस्पेंसरीज़ में लगभग ये लोग ये रहते हैं। रहते हैं। जी। चलिए सर कुछ इल्ज़ामात की बात करते हैं। आशा करता हूँ कि आप इन्हें पर्सनली ना करके पाउडर मिचेल को एक ऐसा सोर्स समझें जी, कि जो समाज का आईना कहा जाता है। बिल्कुल। हमने ये सुना कि जब रोड के लिए महिलाएँ जो हैं सड़क पे उतरी थी, उनमें आपकी वाइफ़ का होना भी एक बहुत बड़ा जो है सवाल निशान खड़ा करता है कि जब फैमिली के मेंबर रोड पर आ जाते हैं तो कहना ये भी था कि आपकी वाइफ़ ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि जिसमें उन्होंने ठेकेदार को बचाने की कोशिश की थी ये कह कर के कि वो बीमार है या उसके घर में कोई फंक्शन प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ चल रहा है। आप मुतमईन हैं क्या इससे? क्या कहना चाहेंगे आप नहीं, नहीं, इससे? मेरी मिसेज़ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, जी, बल्कि ये था कि दिसंबर से वो ठेकेदार जो तो टाल-मटोल में था। जी, वो हमें भी कहता था कि मुझे आज जी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो। है, आज मेरे घर में कोई बीमार है, भाई की शादी है। तो हम इस उम्मीद में थे कि चलो आज नहीं कल ये ऐसे भी सर्दियों में थोड़ा मौसम ठंडा रहता है और हमने कहा चलो मार्च में शुरू करेगा। हुँ, लेकिन जो ही बाद लोगों को लगा कि ये अब ज़्यादा कर रहा है तो फिर वो प्रोटेस्ट पे उतरे। जी, जी। कुछ और इल्ज़ामात हैं क्योंकि जब से हमने पाउडर मचेल को एक चैनल का रूप दिया और एक आईना बनाने का काम किया, हमारे फॉलोअर्स द्वारा हमें लगभग हर दिन मैसेज आते हैं कि हमारी पंचायत का भी कोई करो, हमारे सरपंच का भी इंटरव्यू ले लो और हमारे ये इश्यूज़ हैं, तो हम भी कभी-कभार उनसे कनेक्ट करके पूछ लेते हैं कि भैया बताओ तुम्हारे इश्यूज़ क्या हैं? आपके क्या-क्या कंसर्न्स हैं? ऐसे में कुछ लोगों ने हमें ये भी इल्ज़ामात आपके खिलाफ बताए कि वहाँ पर जो एक स्कीम आती है, पेंशन्स की स्कीम आती है, उसमें कुछ स्पेशल एक्ट और कुछ स्पेशल पावर्स के अंदर जो है सरपंच के हाथ में एक अप्रूवल होता है, एक एक्नॉलेजमेंट, एक अथॉरिटी जो होती है वो ये कि आप 55 जो एक महिला के लिए निर्धारित एज तय की जाती है, उसके बाद उन्हें पेंशन दी जाती है और फिर 60 के बाद जो है मेल और पुरुषों को जो है दी जाती है। हमें ये बताया गया, ये इल्ज़ामात हम आप पे लगा रहे हैं जनता के माध्यम से कि आपने जो है कुछ अपने रिश्तेदारों को जो है वो एक्स्ट्रा एज जो शायद 55 से नीचे और 60 से नीचे थे, उनकी एज करके मैक्सिमम लोगों को अपनी फैमिली में जो है पेंशन लगवाई है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो उनसे डॉक्यूमेंट लेते हैं, आधार जो अनपढ़ है उसका आधार लेते हैं और जो पढ़ा लिखा है उसकी सर्टिफ़िकेट लेते हैं। मैं अपने आप को क्यों फँसाऊँ रिश्तेदार, बल्कि मेरी पंचायत में मैंने तो कोशिश की कि हर किसी को पेंशन लगे। एक भी शख्स कोई बताए कि मुझे पेंशन नहीं है, मैं रिज़ाइन करूँगा। बहुत बड़ा दावा। आपको रोक रहा बिल्कुल, हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बिल्कुल, बड़ा दावा यहाँ पर क्योंकि सरपंच बात राजकुमार जी, जी, तुन पंचायत के लिए कि 98% ऑफ द पीपल वो जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन वहाँ पर रहते, गरीबी रेखा से वो नीचे रहते हैं। ऐसे में सभी को पेंशन लगना जो है फॉलिंग इंटू द कैटेगरी जो है वो होना चाहिए। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग वहाँ पर लगी है। अगर जी आप प्लीज़ दोबारा बताएँ क्या कह रहे थे सर? मैं कहता हूँ कि कोई एक शख्स भी बगैर पेंशन का नहीं रहा जो हुआ। उस रेंज में फॉलो करता है, बिल्कुल, 55 और 55 60 की एज 55 और में है, 60 के उससे कम तो हो ही एक भी लग बंदा अगर रहता है तो इनका कहना है कि हाँ, रिज़ाइन कर रिज़ाइन देंगे। बिल्कुल नहीं रहता है। हमने बार-बार को हर दरबार में, हर ग्राम सभा में कहा है कि कोई फ़ॉर्मेलिटी दो और पेंशन। आज अरे वाह! तो हमारे पास खुला कोटा है। पेंशन के लिए तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि अमित शाह ने इतना कोटा दे दिया है कि आप फाइलें लाओ और पेंशन। पेंशन लगवा दो। कम से कम 40 पेंशन तो एक ही बार, एक ही ऑर्डर में हमने करवाई थी। जी, जी, बहुत बड़ा दावा और अब हवाले से बात करेंगे टूरिज़्म के, पर्यटन के, सैर-सपाटे के हवाले से बात करेंगे। सर, चंडीपधर जैसी जगहें जहाँ पर हैं,
कुदरत ने इतनी खूबसूरती से नवाज़ा है, क्यों ऐसा है कि गंधारी को जो है हम स्टेट लेवल के उस मैप पे नहीं देख सकते हैं। पत्नीटॉप में हम जाते हैं तो पीडीए पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी या कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के जो है अच्छी-अच्छी जगहें लाते हैं। हालाँकि सोशल मीडिया के चलते अब जो है हम बहुत जगहों पर गंधारी के ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ देखते हैं, मचेल, बननास के फ़ोटोज़ देखते हैं। टूरिज़्म को लेकर के आप कहाँ पर अभी खड़े हैं और क्या आपने किया है अभी तक? ये हम जानना चाहेंगे। भीम जी, टूरिज़्म के बारे में ऐसे तो काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन हमने पिछली बार यहाँ एक फ़ाइल आई थी कि हमने जी सेंटर ने कुछ टूरिस्ट रिलीजियस विलेज स्पॉट बनाने वाला हाँ, और उसमें पार्डर के सिर्फ 2 गाँवों को प्रपोज़ किया। हमने वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स जो भी फ़ाइल थी वो कंप्लीट करके भेजी है और उसमें हम प्रोसेस कर रहे हैं कि आगे और इसमें वो 2 देखा 2 जाए जगहें शायद 2 पार्टनर्स जगह कौन-कौन सी है सर? मचेल और गंधारी को गंधारी। इन्होंने प्रपोज़ किया है। जी, यहाँ से वो कंप्लीट फ़ाइल करके हमने अच्छा। भेजी है कि टूरिस्ट विलेज वहाँ दिया जाए। चलिए आशा करते हैं कि ये टूरिज़्म वाली ये जो फ़ाइल है, ये जल्द से जल्द उस टेबल तक पहुँचे जहाँ पर एक अच्छे अफ़सरान वाला बैठे और उसे साइन करके बहुत जल्द हम गंधारी की ब्यूटीफुल वैली को जो है पूरे प्रदेश के अंदर देखें और टूरिज़्म जगह-जगह से आए। लेकिन फिर मेन इश्यू यही है कि रोड एक ऐसी चीज़ है जब तक रोड नहीं आती है, तो ट्रैकिंग या एडवेंचर के हवाले से बहुत कम दर्शक आते हैं। टूरिस्ट आते हैं, प पर्यटक आते हैं। वहीं पर एक चीज़ ये भी निकल कर के सामने आती है इस इंटरव्यू से कि रोड का जब भी काम किया जाए, जो भी लोग इस मसले में जो है कुछ चेंज ला सकते हैं, उन लोगों से हाथ जोड़कर हमारी तरफ से ये पुरज़ोर अपील है कि उन ठेकेदारों को ठेका ना दिया जाए कि जो आगे सबलेट पर देने को तैयार रहते हैं। ज़मीनी हकीकत और धरातल की सच्चाई एक ये भी है कि पाडर के अंदर लगी हुई सभी रोडें लगभग अभी स्टॉप हो चुकी हैं, लगभग रुक चुकी हैं। वो इसलिए कि बड़े-बड़े ठेकेदार, बड़े-बड़े आलीशान लिफ्ट जैसे लिफ्ट लगा के अपने घरों में ऐसे-ऐसे मकानों का निर्माण किया हुआ उन्होंने, वो वहाँ पर रहते हैं, आगे सबलेट पे दे देते हैं, फिर ले दे के परसेंटेज के चलते जो हम लोगों को एट द एंड ऑफ द डे सफ़र करना पड़ता है। मचेल रोड की बात करें, वो भी कहीं न कहीं रुकी हुई है। कबन रोड की बात करें, वो भी कहीं न कहीं रुकी हुई है। चिटो रोड की बात करें, वो भी कहीं न कहीं रुकी हुई है और पाडर के अंदर सब डिवीज़न के अंदर गंधारी रोड की बात करें, वो भी कहीं न कहीं रुकी है। अब होड़ ये लगी है कि कौन-सा सरपंच क्या अपना कर्तव्य दिखा करके, कितनी अपनी दिलेरी या कितना अपना इंटेलिजेंस या किस लेवल तक जा कर के अपने लोगों के लिए रोड को चलवा पाता है, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें पाडर मचेल के साथ। धन्यवाद।